जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार का। सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं तारा कैंसर फाउंडेशन के। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीत सग्गर जो कि सीनियर न्यूरोसर्जन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सग्गर आपका भी हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास चौधरी, एचओडी हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के मणिपाल हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विकास आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर अंशुमान, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं सर, क्या अब पूरी तरह से ये जो धारणा है कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है, इस धारणा को क्या पूरी तरह से अब छोड़ दें? डोवल साहब, देखिए, बहुत लॉन्ग अवेटेड स्टडी थी। डब्ल्यूएचओ के साथ स्टडी हो रही थी। 30 साल का डब्ल्यूएचओ ने पहले ही टाइम फ्रेम दिया था। जब बीच बीच में छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं सिंगल सेंटर स्टडी, 4 सेंटर मल्टी सेंट्रिक स्टडी हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि ब्रेन ट्यूमर या हेड एंड नेक ट्यूमर, जिसमें एक नर्व का ट्यूमर है जिसको एकॉस्टिक सोनोमा बोलते हैं, पेरोटिड एक लार की ग्रंथि होती है उसका ट्यूमर, इसका ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखा है। रुझान ऐसी दिखती थी कि शायद मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से बढ़ रहा है। तो उस समय भी कहा जाता था जब तक लॉन्ग टर्म स्टडी ना आए, इसका शोध 30 साल पूरा ना हो, तब तक नहीं हो। ये उसी स्टडी का नतीजा अभी निकला है, जिसमें देखा गया है कि 94 से लेके बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए सारे पेपर्स को मतलब जितने शोध के रिसर्च के पेपर हुए सबको जमा किया गया, उसको एनालाइज किया गया। इसमें इन्होंने पाया कि एक्चुअल ब्रेन ट्यूमर, जिसको ग्लायोमा कहते हैं, उसका खतरा नहीं बढ़ा है। ये इस स्टडी में पाया गया है। लेकिन जो बीच बीच की स्टडी है उसमें देखा गया कि ग्लायोमा का खतरा नहीं बढ़ा है, लेकिन एकॉस्टिक न्यूरोमा, एक जिसको कैंसर नहीं कर सकते लेकिन ट्यूमर है, एक नस का ट्यूमर है, उसका खतरा बढ़ा हुआ था। तो इसको मिक्स रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ये सच है कि अगर हम फिजियोलॉजी पे जाए, किस तरह से रेडिएशन काम करता है, आपने बिल्कुल सही कहा। जो क्लासिकल रेडिएशन है, जिसको अनुकिरण कहते हैं, उस तरह का रेडिएशन इसमें नहीं होता। इसमें लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव को बोलते हैं। ये डैमेज नहीं करता है, लेकिन इरिटेट करता है ब्रेन के सेल को। इसलिए ये बहुत ही जल्दबाजी हो गई। ऑल्दो लॉन्ग टर्म स्टडी है, अभी तक हम मान सकते हैं सेफ है, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल बेलगाम हम मान लें कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से कोई भी ट्यूमर, कैंसर का खतरा नहीं, ऐसा संभव नहीं। इसलिए नहीं है कहना क्योंकि कहा गया कि अभी और भी स्टडी की जरूरत है। ब्रेन सेल इरिटेट होता है और एक एमआरआई का फॉर्म होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें देखा गया कि उस जगह पे जहां पे मोबाइल फोन ज्यादा देर लगाते हैं, क्यूमुलेटिव मतलब जमा हुआ डोज, जितना एक्सपोजर हो रहा है, उस समय वहां पे ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। मतलब कुछ चेंजेस होते हैं जो अभी मेडिकल साइंस को पूरी तरह समझ में नहीं आया है। इसलिए बेतरतीब, बेलगाम नहीं होना है। स्टडी बहुत पुख्ता है, उम्दा स्टडी है, इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल राइट सर, आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें बात कही। डॉक्टर विनीत, आपके पास आना चाहूंगा सर। और अब आपके ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेन पर असर नहीं, फोन से कैंसर नहीं, क्या इसका इस निष्कर्ष पर अभी पहुंचना ठीक होगा? क्योंकि डब्ल्यूएचओ से बैक्ड एक ताज़ा स्टडी ये बताती है कि एक बड़े अध्ययन के बाद इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं कि ब्रेन का कैंसर और गर्दन और सिर के कैंसर का कोई बहुत बड़ा संबंध देखने को उनको नहीं मिला है आंकड़ों के अध्ययन करके। तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे, इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर अंशुमान सर। आपके पास ही आना चाहूंगा सर। थोड़ा सा और बताएं सर कि ये स्टडी कौन कौन से दायरे बताती है? सिर्फ हम मोबाइल फोन रेडिएशन पे ही रहें? जैसा मैंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रहा हूं कि इन्होंने बेबी मॉनिटर्स, टीवी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आती है वहां से, और दूसरे जो ऑक्यूपेशनल जो एक्सपोजर्स हैं, इन सबको दायरे में लिया है। तो कहां तक हम सेफ माने और कहां अभी स्टडीज बाकी रहेंगी सर? दीपक साहब,
देखिए, दो ऐसी ब्रांच है, मेडिकल एंड जुडिशरी, जो कॉम्प्लिकेटेड है, आम जनता को समझना मुश्किल हो जाता है। इसको साधारण में समझाता हूं। ये पेंडुलम थियरी बोलते हैं कि अभी हमने एक स्टडी डब्ल्यूएचओ की कोट कर दी कि मोबाइल फोन से कैंसर का रिस्क नहीं देखा गया। अब लोग समझेंगे बिल्कुल सेफ है, एक साइड पेंडुलम के चले जाएंगे। कल को स्टडी आएगी कि रिस्क है, दूसरे साइड चले जाएगी, मोबाइल फोन बिल्कुल दूर रखो। कहानी क्या है आप समझिए। अगर इस मोबाइल फोन के लो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव से अगर समस्या नहीं है, तो फिर डिजिटल डिमेंशिया, हाल फिलहाल में अपनी इतनी चर्चा सुनी होगी, 2012 में टर्म कॉइन किया गया, जिसमें भूलने की प्रॉब्लम, एकाग्रता की कमी, ये सारी हुई, ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब किया। एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो मैंने ट्यूमर बोला नर्व का, उसका इंसिडेंस बढ़ता है, ये इस स्टडी का पार्ट नहीं है, इसको इग्नोर कर दिया गया प्रीवियस स्टडी से। एकॉस्टिक न्यूरोमा को हटा के सिर्फ ग्लायोमा की स्टडी इन्होंने रिलीज की है। मेडिकल की स्टडी को हर समय एज ए डेविल एडवोकेट मैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं। समटाइम्स स्टडी का बायस होता है, जिसमें कई कंपनी इंक्लूडिंग जिसका बिजनेस इन्वॉल्व होता है, ये भी उसके पीछे रहते हैं स्टडी की रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने में। अगर फिजिक्स, डॉक्टर विकास चौधरी ने बिल्कुल सही बात कही कि फिजिक्स के हिसाब से देखें, लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी है, लेकिन फिर चेंजेस जो ब्रेन के सेल्स में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, जिसमें बच्चों में ओबेसिटी, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया, न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, और गर्भ में पल रहे बच्चों पे अगर असर हो रहा है, तो आप ये कह दें कि बिल्कुल सेफ है, ये उचित नहीं है। डॉक्टर चौधरी ने बात उठाई मोबाइल टावर की। मोबाइल टावर में उषा किरण बिल्डिंग की केस रिपोर्ट आपको याद होगी, मुंबई में 6ठे फ्लोर पे उषा किरण बिल्डिंग के बगल में मोबाइल टावर लगा हुआ था, उसकी छतरी उधर थी। पीक फ्रीक्वेंसी जिसमें मोबाइल का ट्रैफिक होता था, उस समय मोबाइल रेडिएशन ज्यादा, मोबाइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव ज्यादा इमिट होती थी। एक ही फ्लोर पे 11 लोगों को ब्रेन ट्यूमर होता था, जो अनरिलेटेड, एक फैमिली के नहीं थे, एक एनवायरमेंट में नहीं थे, एक खाना नहीं खाते थे। एक ही चीज कॉमन थी कि पूरे 8 से 10 घंटे एक ऑफिस में एक फ्लोर पे काम करते थे, जिसके पैरेलल छत पे मोबाइल का टावर था। दूसरी बात, एनालॉग फोन, जब याद होगा आपने भी इस्तेमाल किया होगा, मैंने भी इस्तेमाल किया है, जिसमें बटन दबाने वाला फोन था, उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का एमिशन ज्यादा होता था। धीरे धीरे जैसे मोबाइल डिवाइस की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, रेडिएशन कम हुआ, फिर इसकी ग्रेडिंग आई कि कौन से कंपनी, कौन से मेकअप में जितना हाई एंड फोन है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का एमिशन कम है। लेकिन 5G आने के बाद जो नॉर्मल 2G 3G 0.8 से लेकर 2.7 हर्ट्ज तक इमिट करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, 5G अभी 80 हर्ट्ज तक इमिट कर रहा है। 80 हर्ट्ज, 80। ऑल्दो स्टडी कह रही है अप टू 80 हर्ट्ज भी ये सेफ है, लेकिन क्या 2.7 हर्ट्ज की स्टडी आपने 94 से उठाई और 80 हर्ट्ज को आप सेव कर रहे हैं, ये किस आधार पे हुआ? 5G के आए हुए कितने दिन हैं? इसलिए इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना है, जुडिशियस इस्तेमाल करना है। और आईएआरसी की रिपोर्ट 2011 की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से ग्लायोमा का भी इंसिडेंस बढ़ा। ठीक है, स्टडी, लॉन्ग स्टडी में पाया गया नहीं बढ़ा, लेकिन एकॉस्टिक न्यूरोमा उसमें नहीं है, मेनिंजियोमा उसमें नहीं है, और पैरोटिड ट्यूमर, लार की ग्रंथि होती है कान के बगल में, जहां मोबाइल का फोन लगा के बात करते हैं, उसका नहीं। तो अभी भी रिकमेंडेड है रात को सोने समय, फिर क्यों कहते हैं वाईफाई का राउटर बंद कीजिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स आपके सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन वेव्स को डिस्टर्ब करता है। मोबाइल फोन के डाटा को ऑफ करें, हेड एंड से एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी पे रखें। अगर नहीं था तो ये सारे प्रिकॉशंस, ये सारे वार्निंग साइन क्यों दिए गए, ये समझने की जरूरत है। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग सर। और इससे ऐसा लगता है कि किसी ठोस निष्कर्ष पर अभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। इनफैक्ट जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी आपको बताया कि जो इस पे एक्सपर्ट्स के जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो सहमत तो हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो सहमति नहीं जाहिर कर रहे हैं इस रिपोर्ट से, लेकिन किसी मुकम्मल ठोस तौर पर यह कह देना कि साहब अब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, ब्लैक एंड व्हाइट रेखा बेक हो चुकी है, ऐसा नहीं है। अभी रिसर्चेस जारी रहेंगी, स्टडीज अभी और चाहिए। थोड़ा सा डॉक्टर विनीत, थोड़ा सा हमें और बताएं सर कि अपार्ट फ्रॉम कैंसर, कभी कभी क्या होता है कि हम सीधा जैसा सर ने कहा कि पेंडुलम के नजरिए से देख लेते हैं कि साहब कैंसर है या नहीं है, उसी पर इसकी स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दूसरे प्रभावों को भी हम ले लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कैंसर किस तरह के न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट्स